मोदी को आइसोलेट करने की कहानी सोची समझी रणनीतिक रूप से, योजना के रूप से, प्लानिंग के रूप से। और ये किस्सा समझ तो पहले आना शुरू हो गया था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना जिद्दी हो जाए जितना ट्रंप है और उसके सामने एक दूसरा जिद्दी व्यक्ति आ जाए जिसका नाम मोदी है, तो एक फर्क तो है उसमें। और फर्क ये है कि मोदी हिंदुस्तान को अपनी जिद से चलाता है। समझ लीजिए, मोदी पूरे भारत को, हिंदुस्तान को अपनी जिद से चलाता है कि जैसा मैं चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, और कामयाब हुआ। ट्रंप सारी दुनिया को अपनी जिद से चलाता है और कहता है कि जैसे मैं चाहूंगा दुनिया वैसे चलेगी। अब उसमें पुतिन साहब और जिनपिंग साहब थोड़े से बाहर हो जाते हैं इस कंसिडरेशन सर्कल से, जहां पर ट्रंप को लगता है कि ये थोड़े से अलग किस्म के, इनको अलग ट्रीट करो। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि इंडिया भी तो इमर्जिंग पावर है, लेकिन यहां उनको लगता है कि इंडिया को आइसोलेट किया जा सकता है क्योंकि मोदी इतने मजबूत है नहीं जितने दिखाई देते हैं। हो सकता है ट्रंप के पास कुछ ऐसे सीक्रेट हो मोदी के, जिसके कारण मोदी डरे हुए हैं। हिंदुस्तान में तो अपनी 56 इंच छाती सबको दिखाते हैं, उल्टी सीधी कई बार लैंग्वेज भी बात करते रहते हैं जो कि असभ्यता की निशानी है। और यहाँ पर तो दादागिरी पूरी चलती है, चाहे जुडिशरी के ऊपर हो या ब्यूरोक्रेसी पे हो, मीडिया के ऊपर हो। यहाँ तो इंडिया में तो पूरी दादागिरी है। लेकिन जैसे ही ये दादागिरी अमेरिकन दादागिरी के सामने आती है तो वहां पर इस दादागिरी के पैर कांपने शुरू होते हैं कि इसका क्या किया जाए। और यहां पर वो बचने की कोशिश करते हैं। कभी एक समिट में नहीं जाएंगे, कभी दूसरे में नहीं जाएंगे, कभी तीसरे में नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ट्रंप से सामना हो जाए और वो मेरे पुर्जे ढीले कर दे। लेकिन एक टारगेट तो है ट्रंप का कि मोदी को आइसोलेट करना है, और मोदी अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडरशिप कहकर इमर्ज होने की बात करता है। मोदी अपने आप को एशिया के अंदर एक महाशक्ति होने की बात करता है और साउथ एशिया के अंदर अपने आप को बड़ा कहने की बात करता है। और जब भी कोई व्यक्ति ट्रंप के सामने अपने आप को बड़ा कहने की कोशिश करता है तो फिर ट्रंप पूरी तरह से अपनी दादागिरी और तानाशाही पे उतर आता है कि मैं अब तुमको बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता। अभी कनाडा में एक प्रॉब्लम हुई जहां पर एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन अब कनाडा ने माफी मांगी है उसके लिए। कनाडा ने माफी मांगी है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको ये घुटने पे लाकर नहीं छोड़ रहा है। पहले कहा जा रहा था कि जापान के अंदर जो $550 बिलियन का अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है वो शायद तकलीफ में आ सकता है। तकलीफ में क्यों आ सकता है? क्योंकि वहां पर नई प्राइम मिनिस्टर आएंगी और वो शायद ट्रंप के साथ ना चल सके। लेकिन जैसे ही नई प्राइम मिनिस्टर आती है, ट्रंप साहब उसको भी आईने में उतार लेते हैं और अल्टीमेटली साने ताकाइची उन्हीं कदमों पर चलना शुरू हो जाती हैं जिन कदमों पर पहले उनके प्रेडिसेसर इशिबा ने जो वादे किए थे कि हम भी वही करेंगे। ये ट्रंप पावर है। मकसद क्या है कि मोदी को इस समय ट्रंप के द्वारा मिनिमाइज करना, मोदी को आइसोलेट कर देना और मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देना, जहां पे वो हिंदुस्तान का सीन छोड़कर चला जाए। मैं सच कह रहा हूं आपसे, इसे ईगो क्लैश भी कह सकते हैं। मुसीबत मोदी की सिर्फ इतनी आई कि उसके सामने एक ट्रंप जैसा एक और जिद्दी आदमी आ गया जो एक किस्म से कहा जाए तो मोदी का भी बड़ा भाई था उस मामले में। अच्छा, दोनों को इकोनॉमी की बड़ी समझ है। मोदी भी एक किस्म से क्या कहते हैं ना, मोदी कम्युनिटी मतलब बनिया कम्युनिटी होती है। एक्चुअली अपने आप को बैकवर्ड शो करते हैं लेकिन होती बनिया कम्युनिटी है। तो गुजराती लोग तो वैसे भी बिजनेस को ज्यादा बेहतर समझते हैं और ट्रंप तो खुद बिजनेसमैन है, तो उनसे बेहतर और कौन समझेगा। तो ट्रंप से बेहतर यहां और कौन हो सकता था। अल्टीमेटली भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो भारत को झुकना पड़ता है। बाकी जितने इंडिया के छुटभैये मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह वगैरह, ये कुछ भी कहते रहे कि नया भारत है, किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन सब बेकार की बातें हैं। अभी तेल के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो भारत ने तेल लेना छोड़ दिया ना अल्टीमेटली। और पहले कई बार कहा था ट्रंप ने, भैया तेल लेना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वरना फिर तेल की धार देखो और साथ में ट्रंप की मार देखो। अल्टीमेटली ट्रंप ने मार दिया। अब सबकी बोलती बंद है। लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लोग उसे इनसेन कहते हैं, कंफ्यूज कहते हैं, पागल कहते हैं, लेकिन उसमें एक पैटर्न है। उसने यूएस जायंट्स को, जो मैग्निफिसेंट 7 है, गूगल हो, फेसबुक हो, टेस्ला हो, मजबूर किया कि पैसा यहां लगाओ अमेरिका में, चाइना में जाके लगाने की जरूरत नहीं है। और किसी भी हालत में इंडिया में तो फैक्ट्री नहीं लगाने दूंगा तुमको मैं। इंडिया जाओगे तो वापस तुमको बुला लूंगा मैं, तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। टेस्ला को बोला इंडिया में फैक्ट्री क्यों लगा रहे हो? इंडिया कोई कंट्री है फैक्ट्री लगाने वाला? यही सवाल गूगल से और एप्पल से कि तुम इंडिया में और फैक्ट्री क्यों लगा रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा फैक्ट्री लगाने का, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो डर गए सारे के सारे। वो दे आर ऑल टोइंग द लाइन ऑफ ट्रंप नाउ। और वादा कर रहे नहीं हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज द पावर ऑफ ट्रंप। अब मोदी तो पहले अपने आप को अच्छा दोस्त बोलते थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनको लेके गए, बड़ा स्वागत किया, हाउडी मोदी, पता नहीं क्या क्या हो गया, अमेरिका में किया, यहाँ किया, अब की बार सबकी सरकार, सब कुछ कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई एक पर्सनल खुंदक जिसे कहते हो गई ना अल्टीमेटली। क्योंकि मोदी जब लास्ट ईयर सितंबर में इलेक्शन था जब प्रेसिडेंट का, तो वहां पे मोदी ने भाव नहीं दिया ट्रंप को। ट्रंप ने कहा भी था कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग, ही विल मीट मी। तब मोदी को लगता था कि कमला हैरिस जीत जाएंगी और ट्रंप हार जाएगा, तो इसको भाव क्यों देना। मोदी उससे नहीं मिले, फोन भी नहीं किया, बस वो बात गांठ बन के बिठा ली कि अब इसको मार देना है, खत्म कर देना है, इसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा मैं। ये वही कर रहा है, उसी दिशा में जा रहा है।
और अभी तो 3 साल बाकी हैं उसके भैया, 3 साल बाकी हैं। 3.25 साल में ये आदमी क्या क्या करेगा इंडिया के साथ भगवान जाने। डील वील की तो बात छोड़ दो अभी, खैर तो भूल जाओ। तो सो कॉल्ड पहले कभी अच्छे फ्रेंड होते थे, अब हॉस्टाइल हैं। और दुश्मनी ऐसी जैसे इंडियन फिल्मों में कई बार आती है ना, बड़ी दुश्मन हो जाती है, कट्टर दुश्मन, खानदानी दुश्मन, बस वैसी दुश्मनी चल रही है इन दोनों की। सच कहा जाए तो इस टर्म में आके हमने देखा कि ट्रंप किसी का भी फ्रेंड नहीं है। अपने खास दोस्त ब्रिटेन या यूरोपियन यूनियन या जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, किसी का भी दोस्त नहीं है। ट्रांजैक्शनल दोस्त है। धंधा की बात करो, धंधे की, वो सबसे धंधे की बात करता है कि मैं तुम्हारे सामान पे ड्यूटी लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा, तुम मेरे सामान पे नहीं लगाओगे। और मनवाने में कामयाब हो गया। यूनाइटेड नेशन को, WHO को, WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। बोलता जरूरत नहीं तुम्हारी, भाग जाओ यहाँ से, अपने रूल अपने पास रखो, मैं नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाऊंगा। और बना दिया उसने। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। कोई दुनिया में ऐसी अदालत नहीं है जहां भारत या चीन खड़े होकर कह सके भैया ये गलत कर रहा है, इसको रोको। मतलब ही नहीं है। उसके हाथ में लाठी है तो भैंस भी उसी की है। मुसीबत ये हो गई है कि ट्रंप जो है नेशनलिज्म की राष्ट्रवादी फाइट चला रहा है। मोदी जी भी यही कर रहे हैं। तो फर्क इतना है कि उसका राष्ट्रवाद बड़ा हो गया, ये राष्ट्रवाद छोटा है। वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम $4 ट्रिलियन की। तो 7-7.5 गुना बड़ी जो इकोनॉमी है जिस कंट्री की, और इंडिया चूंकि ओवर डिपेंडेंट है और अमेरिका के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है। $300 बिलियन का इंडिया का एक्सपोर्ट है। अगर वो हिट हो जाता तो हम तो कहीं नहीं जाते ना। 50 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं, उनका क्या होगा? $140 बिलियन का हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं, उसमें से अच्छा खासा 30-40% तो सिर्फ अमेरिका से आता है। अगर वो आना बंद हो जाए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे भाई साहब, कहीं के भी नहीं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम कुछ भी कर पाए। और फिर अमेरिका के पास वर्ल्ड बैंक और IMF की पावर भी है जो हमारे पास नहीं है ना। यही नेशनलिज्म था जहां पे ट्रंप साहब ने बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया, और इंडियंस को तो खास तौर से बहुत बेइज्जती करके डिपोर्ट किया। हमें तो हॉन्डुरास और ग्वाटेमाला के बराबर रखा गया ना, हथकड़ियों में, बेड़ियों में डाल के हिंदुस्तानियों को भेजा गया। चाइनीज को नहीं भेजा। देखो, दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। अमेरिका के लिए चाइना मैटर करता है, इंडिया मैटर नहीं करता। इंडिया इज ए नॉन एंटिटी। चाइना के लिए अमेरिका मैटर करता है, इंडिया मैटर नहीं करता। इंडिया इज ए नॉन एंटिटी फॉर चाइना, क्योंकि हम चाइना के बराबर नहीं है, हम अमेरिका के बराबर भी नहीं है। वो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो वो 30 की, तो आधी तो दुनिया की इकोनॉमी इन 2 देशों की है। तो हम कौन है वहां पर? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारा तो यही हाल है ना। हम अपने आप को जितना मर्जी बड़ा कह लें, लेकिन हमारे अंदर उतनी ताकत अभी है नहीं। एक्चुअली फाइट ऑफ नेशनलिज्म कह सकते हैं उसको। वो अपनी फाइट लड़ रहे हैं राष्ट्रवाद की, यहाँ पर राष्ट्रवाद की। लेकिन मोदी का राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ चुनाव होता है, सिर्फ चुनाव जीतना है उसको। मोदी को सत्ता चाहिए, मोदी को देश से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन ट्रंप को देश से लेना देना। वो देश के लिए कर रहा है कुछ ना। अभी लोग वहां पे नाराज है, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी का नेशनलिज्म मतलब सिर्फ हाईवे बनवाना, पैसा खाना बस। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ब्रिज बनाओगे, हाईवे बनाओगे, वहां से पैसा कट होकर मिलता है तुमको। तभी तो बीजेपी और सो कॉल्ड RSS के दफ्तर 5 स्टार तारा होटल बन गए सारे के सारे। पैसे कहां से आ रहे हैं? यहीं से आते हैं ना, कमीशन के पैसे 10%, 20%, 30%। और गडकरी भी क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की कमाई खा रहे हैं ना। राष्ट्रवाद का मतलब सब फ्रॉड है एक्चुअली देखा जाए। ट्रंप साहब पहले भी हार्ली डेविडसन की कहानी बहुत गाया करते थे कि इंडिया बहुत ड्यूटी मारता है। ये बात तो सही है कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे लिए दरवाजे खोले, लेकिन हम दुनिया के लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा मक्खन, हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, और जाते भी हैं, लेकिन हम उनके मिल्क प्रोडक्ट के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है बाहर जाए, लेकिन इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। यहां से कहानी थोड़ी सी बदल जाए। अब सवाल यहां पर यह है कि ट्रंप तो, नाराजगी तो है ट्रंप की मोदी से, रोज कहेगा ट्रंप, मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, ही इज वेरी टफ नेगोशिएटर, ही इज ग्रेट, आई एडमायर हिम। लेकिन ये सब कहने की बात है। जब वो कहेगा कि आई एडमायर हिम, समझ लो भैया एक और भिगो के मारेगा, और मार रहा है। अब तो पैटर्न बड़ा स्पष्ट हो गया ना। जो लोग इंडिया में आके फैक्ट्री खोलना चाहते थे अमेरिकन, उनको धमका दिया इंडिया में फैक्ट्री मत खोलना। टेस्ला को बोला, इलॉन मस्क को, डोंट ओपन अ फैक्ट्री इन इंडिया, इंडिया इज नॉट वर्थ प्लेस टू ओपन फैक्ट्री। एप्पल को बोला, गूगल को बोला, अपने ऑफिस मत खोलो यहाँ। सब डरे हुए अल्टीमेट। उसके बाद डॉलर तो स्ट्रांग हो रहा है। अगर कुछ अमेरिका की इकोनॉमी वीक हो रही होती तो डॉलर क्यों स्ट्रांग होता था? क्योंकि दूसरी करेंसी नहीं है, और रुपया डाउन होता जा रहा है। ऑलमोस्ट 90 रुपए टच करने के आसपास घूम रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह आता है कि जहां जाते हैं अपना ट्रंप साहब बोलते हैं 55 या 60 बार मुझे लगता हो चुका है कि आदमी बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करवाई है। हर जगह बोलते हैं मैंने सीज फायर करवाई। अब कहता है मैंने रूस से तेल लेना बंद करवा दिया। मोदी ने मेरे को बोला मैं तेल लेना बंद कर दूंगा। अंदर से कहा होगा उसने कि तू तेल लेना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरी तेल पानी सब बंद कर दूंगा मैं। तो मोदी डर गया अंदर से, और मोदी का तेल पानी बंद कर दिया उसने। एक्चुअली देखा जाए तो मोदी की हालत खराब है इस टाइम। तो ट्रंप इज हिटिंग मोदी कॉन्टिन्यूसली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अमेरिका चाहता है कि भारत वो अपना मल्टीपोलर सिद्धांत छोड़ के कहे भैया अमेरिका ही भगवान है, अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इंडिया के लोग भी कह रहे हैं कि अमेरिका को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं,
चाइना को एक्सेप्ट नहीं करते। अमेरिका ने चाइना को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया अब इसको रोकना मुश्किल है, इसके बारे में बात मत करो। चाहे ताइवान का मुद्दा हो, रूस से तेल लेने का मुद्दा हो, ईरान से तेल लेने का मुद्दा हो, तो चाइना पे जोर मत डालो, क्योंकि चाइना मैटर, चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो चीजें हैं जो अमेरिका को देता है, तो अमेरिका को उसके बिना काम चलता नहीं। तो अमेरिका समझ गया ये दूसरी पावर है, इसके ऊपर जोर मत डालो, छोड़ो, इससे मत उलझो, लेकिन इंडिया को मारो। एक्चुअली वो इंडिया को भी नहीं मार रहा, देखा जाए तो वो मोदी को मार रहा है। एक्चुअली दुनिया में सुपर पावर के नाम पे दो ही पावर है, रशिया तो पावर बचा नहीं है, तो ले दे के अब पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और चीन की रेस है। अमेरिका अभी थोड़ा आगे है, तो इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ना इंडिया अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, ना इंडिया चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। हम अपने बारे में जितना बड़बोलापन करना चाहें कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, हमारी अमेरिका पे ओवर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। हमारी सबसे बड़ा फेलियर क्या हुआ, अमेरिका ने इकोनॉमिक या इकोनॉमी बेस्ड डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया। कहता डिप्लोमेसी वगैरह कुछ नहीं, धंधे की बात करो, धंधे के ऊपर डिप्लोमेसी चलेगी। अब यानी कि जो मैं चाहूंगा बिजनेस की बात करो, ये डिप्लोमेसी बाकी जो नाइस वर्ड्स है ना, ये है वो है फलाना ढिगाना है, ये सब बड़े बड़े शब्द अपने पास रखो, इनका कोई मीनिंग नहीं है। बात करो टेबल पे, धंधा क्या दे रहे हो मेरे को। अभी चाइना से भी जो डील हुई है, धंधे की बात हुई ना, कि देख भैया तू मेरा सोयाबीन खरीद, मैं तेरा रेयर अर्थ ले लूंगा, साथ में ये कर, साथ में ये कर। ट्रांजैक्शनल डील है ये, इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है। पर यहां पर हमने एक चीज को पाया कि चाइनीज डिप्लोमेसी इज फार फार बेटर देन इंडियन। चाइना के जो इन्फ्लुएंसेस हैं अमेरिका के अंदर, जो उनके थिंक टैंक के अंदर हैं, जो वहां पर लॉबीज हैं, वो बहुत जबरदस्त हैं। इवन पाकिस्तान कई मिलियन डॉलर हर महीने खर्च कर देता है भाई लॉबीज के ऊपर, हम पैसा निकालने को तैयार नहीं। अभी पीछे लगा इंडिया ने कोई एक दो फर्में की हैं और बोला उसके अंदर हम कुछ लाख डॉलर देंगे, मिलियन भी नहीं देंगे। इतना बड़ा देश, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और हम महीने में $1 मिलियन भी खर्च करने को तैयार नहीं है, हम पैसे देने को तैयार नहीं है। तो हमारी लॉबिंग बहुत वीक है। पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले है, पाकिस्तान की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है अमेरिका में। चाइना की तो खैर बात ही मत करो साहब, चाइना कितना पैसा अमेरिका में लगा रहा है कोई हिसाब ही नहीं है। हिंदुस्तान के स्टूडेंट के ऊपर सारा का सारा नक्शा कस दिया, चाइना के स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं करता। वो कहता है कि चाइना के स्टूडेंट तो और आने चाहिए, हम चाहेंगे कि यहाँ पर 3 से 6 लाख स्टूडेंट यहां पर आए और पढ़े। तो चाइना के स्टूडेंट को टच नहीं करता अमेरिका, ट्रम्प भी टच नहीं करता। ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है चाइना की। और उसके मुकाबले हम कहां पे हैं, हमारी तो डिप्लोमेसी खत्म हो गई। मोदी ने सबसे पहले काम यह किया था कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग नेहरू काल की डिप्लोमेसी उसको खत्म करो, खत्म कर दिया और सोचा कि मैं मैन टू मैन करूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी सबसे गले मिलते रहे, लेकिन नीचे के लेवल पे जो आप कनेक्शन रखना था व्हाइट हाउस के अंदर, वो तो मिसिंग था पूरा का पूरा। नीचे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इंडिया से खफाते, क्योंकि इंडिया बात नहीं करता है। इंडिया के एम्बेसडर जो अमेरिका में अभी रिसेंटली 10-11 साल में, सारे नकारे एकदम से, कुछ काम ही नहीं करते, उनका कोई कनेक्शन नहीं है वहां पे, कोई जोर ही नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आता है, फॉलो कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। उनका कोई से ही नहीं है वहां पर। इंडिया की जब टीमें वहां पे गई थी खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वहां पे हालात ऐसे हो गए कि एक सेनेटर, एक कांग्रेसमैन, एक एमपी मिलने को तैयार नहीं इंडियन डेलीगेशन से, ऐसे हालात हो गए और खाली हाथ वापस आए फिर ये। अब आप देखिए कि हमारी डिप्लोमेसी कितनी कमजोर है, हमारी लॉबिंग कितनी कमजोर है। जबकि पाकिस्तान के लोग गए तो कई एमपी सुनने को आ रहे हैं। ये लॉबिंग की बात होती है साहब। हम एक स्केर्ड डिप्लोमेट के तौर पर हम अमेरिका के सामने पेश आ रहे हैं। चाइना बोल्ड डिप्लोमेट के तौर पर आ रहा है और चाइना इतनी जल्दी झुकता भी नहीं है और बात भी कम करता है। तो ये जो फाइट है इस टाइम जो है वो चाइना और अमेरिका के बीच में, और दोनों अब एक तरह से दोनों को रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन इंडिया इस पिक्चर में कहीं नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम हिंदुस्तानी राज करेंगे, हिंदुस्तानी हर जगह। क्या है ना कि अगर आपको गलत फहमी में जीना है तो जीते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारी तो डिप्लोमेसी कूटनीति सारी वियर्ड हो चुकी है ना, किसी को अकल ही नहीं है कोई भी। चाइना के कार्टल्स जो है बहुत स्ट्रांग। मोदी ने क्या किया कि आके पहले जो कुछ प्लेटफॉर्म थे, जैसे एशिया में हमारा साउथ एशिया में था सार्क, वो खत्म कर दिया। मुझे सार्क नहीं चाहिए, पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, नेपाल नहीं होना चाहिए। नेपाल ऐसे करे, बांग्लादेश ऐसे करे। अपनी शर्तों के ऊपर मोदी जी साउथ एशिया में रूल करना चाहते थे। जो आदमी साउथ एशिया नहीं संभाल पाया वो दुनिया की डिप्लोमेसी कैसे संभालेगा। अब दुनिया में रशिया तो खत्म हो चुका है, अब दो ही पिलर हैं, या अमेरिकन पिलर है या चाइनीज पिलर है। अब दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, दोनों एक दूसरे की नुआंसेस को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में रहते हैं। लेकिन दोनों का मकसद एक है कि मोदी को मिनिमाइज किया जाए, मोदी के कद को कम किया जाए। और इस मामले में चाइना यानी कि शी जिनपिंग और साथ में ट्रंप, ऐसा लगता है कि मोदी के साइज को कट करने में कामयाब हो गए हैं। मोदी परेशान है। इतना मोदी अपने आप को असहाय, डरा हुआ, खौफजदा, कमजोर कभी महसूस नहीं किया 11 साल में जितना अब कर रहा है। लोग भी कह रहे हैं कि कमजोर मोदी है जो अमेरिका का सामना नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, मोदी अगर नहीं बोल रहा तो अच्छी बात है, ये डिप्लोमेसी कर रहा है।
ये डिप्लोमेसी नहीं है, अब ये असहायपन है, अब ये खौफ है, डरा हुआ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मोदी को पता लग चुका है कि अमेरिका और चाइना केयर टू हुट्स फॉर इंडिया राइट नाउ। अब सवाल ही पैदा होता है कि मोदी को ट्रंप के बारे में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, उसका सामना करने से क्यों डर रहा है, इतना बड़ा डिप्लोमेसी में डिस्कनेक्ट क्यों है। ऊपर से एक विदेश मंत्री पाला हुआ है जोकर जयशंकर। पहले हमारे टाइम में, पुराने टाइम में देखो तो एक से एक शानदार हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर थे। सुषमा स्वराज थी, प्रणब मुखर्जी थे, तरुण सिंह थे, इंदिरा गांधी थी, और ना जाने कितने स्ट्रॉन्ग, जसवंत सिंह भी थे, कितने स्ट्रॉन्ग विदेश मंत्री पैदा हुए साहब, और वो लीडर्स थे। प्रॉब्लम मोदी की है कि मोदी ने सारी लीडरशिप ही खत्म कर दी ना। हमारे तो इंडिया में बीजेपी के अंदर लीडर्स ही नहीं है, लीडर्स का विजिबिलिटी भी नहीं है, उनका नाम भी सुनने को नहीं मिलता है। वो लोग क्या काम करते हैं ये नहीं पता। निर्मला सीतारमण को ये नहीं पता कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी उसको गाली देते रहते हैं। राजनाथ सिंह, उनको तो हर 2-4 महीने के बाद एक वाक्य बोलना होता है, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। इसके अलावा राजनाथ को और कुछ आता नहीं। लेकिन राजनाथ के पर काट के उसकी जो सो कॉल्ड सेंसिटिविटी थी या जो उसको कद था, उसको खत्म कर दिया मोदी ने। पीयूष गोयल कुछ है नहीं उनके सामने, हरदीप पुरी कुछ है नहीं उनके सामने। एक ले दे के अमित शाह है, अमित शाह विदेश जाता नहीं, अमित शाह को डिप्लोमेसी की समझ नहीं है। तो अमित शाह का एक ही काम है इंडिया में, जिसके लिए परफेक्ट है, मैनिपुलेशंस। तो इंडिया में मैनिपुलेट कैसे करना है और मोदी का कद कैसे बढ़ाना है, ये अमित शाह से पूछो। लेकिन कभी कभी जब वक्त बुरा आ जाए तो अमित शाह भी क्या करेगा उसमें। हमने क्या किया कि लीडरशिप खत्म करके हमने सब कुछ बाबू लोगों को सौंप दिया। अब बाबू लोग जो थे सारे के सारे ब्यूरोक्रेट, उनको लीडरशिप नहीं आती, वो कागजी कार्रवाई कर सकते हैं। उनके अंदर एक लीडरशिप का, डोमेन का, बड़ा डिसीजन लेने का जो जज्बा होता है ना, वो नहीं है। दूसरा, मोदी जी को इस समय कोई भी पॉलिटिकल इनपुट्स नहीं मिलते हैं, जो डोमेस्टिक इनपुट्स होते हैं ना, वो मिलते ही नहीं उनको। नीचे किसी में हिम्मत ही नहीं कि मोदी को बात करके कह सके कि नीचे क्या हो रहा है। कोई बात नहीं करता, सब चुप, आगे पीछे से करके कोई अजीत डोभाल तक खबर पहुंचाता है, कोई पीएमओ को, यार वो मोदी जी को बता देना, कुछ ऐसा कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, देख लो, ये बात पहुंचा दो। तो उनके पास इनपुट्स पहुंचता ही नहीं है वहां पर, उन्हें पता ही नहीं कि नीचे इस टाइम क्या हो रहा है। यहां पे डिस्कनेक्ट पैदा हो रहा है। ये ठीक है कि अभी तक उनकी जो छवि चल रही है, उनको वोट दिलवा रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि उनके नीचे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि डिप्लोमेसी में हो क्या रहा है। और जयशंकर जैसा पपेट आएगा जिसको बोलना नहीं आता, वो विदेश मंत्री है क्या? वो जोकर ज्यादा है, एक चपड़ासी ज्यादा है। एक किस्म से मैसेज लेके जाना, चिट्ठी लेके जाना मोदी की, वहां लेके चले जाना, उस चिट्ठी को पढ़ देना, वापिस आ जाना। वही तो कर रहे हो। और किया उसने, एक लिखी लिखाई स्पीच होती है, बस वही तो कर रहे हैं। हमारे पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी स्ट्रांग होते थे और वो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बातें भी कर सकते थे।